तो आज कई खबरें कवर स्टोरी का हिस्सा होंगी। कवर स्टोरी में सबसे पहले बात करेंगे एंटीलिया केस में कमिश्नर परमबीर सिंह का तबादला, इसका करेंगे एनालिसिस। लेकर जाएंगे आपको बंगाल, बताएंगे ममता की टीएमसी के घोषणा पत्र में क्या है खास। तीसरी कवर स्टोरी में बताएंगे पीएम मोदी ने किन राज्यों को और क्यों कहा वैक्सीन बर्बाद मत करो। और चौथी कवर स्टोरी में बात करेंगे बच्चों की, कब आ रही है बच्चों की कोरोना वैक्सीन, बताएंगे आपको विस्तार से। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली कवर स्टोरी। और आज की सबसे बड़ी हलचल हुई है मुंबई की सियासत में, यानी कि महाराष्ट्र की सियासत में। दरअसल मुकेश अंबानी के घर के बाहर मिली कार से जो मामला शुरू हुआ, उसकी जद में अब परमबीर सिंह भी आ गए हैं। सबसे पहले खबर जान लेते हैं तो महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने आज बड़ा फैसला लेते हुए मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह का तबादला कर दिया। परमबीर सिंह की जगह तत्काल प्रभाव से हेमंत नगराले को मुंबई पुलिस कमिश्नर बनाया गया है। परमबीर का तबादला तत्काल प्रभाव से डीजी होमगार्ड के तौर पर कर दिया गया है। बता दें कि सचिन वजह केस के बाद मुंबई पुलिस की बड़ी किरकिरी हो रही थी, जिसके चलते यह फैसला लिया गया। इस मुद्दे पर बीजेपी लगातार हमलावर रुख अपना रही है। परमबीर सिंह को मुंबई पुलिस कमिश्नर पद से हटाए जाने के बाद बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने फिर महाराष्ट्र सरकार को आड़े हाथों लिया और कहा कि अभी बड़ी मछली पहुंच से बाहर है। मेरे खास मानने का कोई सवाल नहीं है, वो मुंबई के सीपी थे, आज उनको ट्रांसफ़र किया हुआ है। और मेरा तो सीधा कहना है कि ये परमबीर सिंह या सचिन वाजे बहुत छोटे लोग हैं, इनका नाम लेके ये कभी गुत्थी सुलझने नहीं वाली है। इसके पीछे किसका आशीर्वाद है, मैं तो आपको बार बार इंगित करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसकी जांच होनी चाहिए। और फटाफट से जरा पूरा मामला भी जान लीजिए, बैकग्राउंडर क्या है। 25 फरवरी 2021 को जेलेटिन स्टिक से भरी एक स्कॉर्पियो कार भारत के मशहूर उद्योगपति मुकेश अंबानी के मुंबई स्थित घर के बाहर मिलती है। कुछ दिन बाद इस कार के मालिक मनसुख हिरेन का शव थाने में बरामद होता है। इसके बाद रहस्य गहरा जाता है। नाम सामने आता है महाराष्ट्र पुलिस के अधिकारी सचिन वजह का। जांच एनआईए को गई, वजह से पूछताछ हुई, गिरफ्तारी होती है और लगातार इस मामले में खुलासे हो रहे हैं। लेकिन अब ये जो डेवलपमेंट हुआ है, इसका 360 डिग्री एनालिसिस करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं जी24 तास के संपादक नीलेश खरे जी। नीलेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। परमबीर सिंह पर गाज क्यों गिरी? जी, मुख्य तौर पर देखिए, किसी भी शिप के कैप्टन की जिम्मेदारी होती है कि शिप जब नेविगेट करता हो तो उसमें छेद ना आए, वो किसी ऐसी चीज़ से ना टकरा जाए कि उसका नुकसान हो। पर परमबीर सिंह जो कि मुंबई पुलिस के कैप्टन थे, उनके शिप में बहुत सारे छेद हो चुके थे और वो साफ तौर पे सचिन वजह के अरेस्ट के बाद पानी शिप में भर गया था। तो त्यागपत्र तो किसी का लिया जाना था, तो वो साफ था कि परमबीर सिंह का ही लिया जाना था। तो उनकी जिम्मेदारी थी कि वो मुंबई पुलिस, जिसकी तुलना स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस से होती थी, आज पूरी तरह से मुंबई पुलिस की किरकिरी हो गई है। बिल्कुल। और किसी को तो जिम्मेदारी लेनी होगी। और ऐसे में तो कभी भी प्रशासनिक अधिकारी का ही तबादला होता है, तो उनका तबादला हुआ है। हालांकि वो कमिश्नर थे, उन्हें डीजी बना दिया गया है। हालांकि डीजी लेवल की पोस्ट थी, पर ऐसी जगह भेजा गया है जो कि ट्रेनिंग सेंटर है। तो पनिशमेंट मिली है, पर सीख भी मिली है उस हिसाब से। अच्छा, सचिन वजह की भूमिका क्या स्पष्ट हो रही है या अभी भी उसमें परत है? क्या वाकई में सचिन वजह पर जो आरोप लग रहे हैं कि एक्चुअल में वही पूरा करता धरता है इस पूरे कांड का? क्या स्थिति साफ हो गई है या अभी है कुछ? अभी जो सूत्रों द्वारा जानकारी मिल रही है, तो बहुत सारी चीजें साफ होती नजर आ रही है और सीधे तौर पर सचिन वजह का इस पूरे मामले में हाथ है, इस प्रकार की जानकारी सामने आई है। नगराले जो कि नए सीपी बने हैं, उन्होंने भी साफ तौर पर संकेत दिए हैं कि पुलिस का इस पूरे कांड में हाथ होना ये बड़ा ही सदमे वाला था और इसमें मुंबई पुलिस की बड़ी किरकिरी हुई है। ये कहीं ना कहीं मान लिया गया मुंबई पुलिस द्वारा भी कि वजह सीधी तौर पर इस पूरे मामले में शामिल थे और इसकी पूरी जानकारी उनके पास थी। अब परमबीर सिंह का तबादला कर दिया गया है, डीजीपी भी नए लाए गए हैं। क्या महाराष्ट्र सरकार पर जो आरोप लग रहे हैं और जो दाग लगे हैं, वो दाग धुल गए? देखिए, दाग तो नहीं धुलेंगे, पर राजनीति में हमेशा कहा जाता है कि वक्त ऐसा मलम होता है कि जो चीज़ों को भुला देता है। तो कुछ वक्त के लिए ऐसा है कि इन चीज़ों को भुलाने में थोड़े बहुत पैमाने पर मदद मिलेगी, पर विपक्ष खासा आक्रामक है। और जैसे कि हमने भी दिखाया कि देवेंद्र फडणवीस साफ तौर पर कह रहे थे कि अभी तक बड़ी मछली नहीं फंसी है, तो बड़ी मछली शायद आज देर रात तक या आने वाले 24 से 48 घंटे में इस पूरे मामले में फंसती नजर आ सकती है। पॉलिटिक्स की तरफ इशारा कर रहे हैं? मैं राजनीति की तरफ इशारा कर रहा हूँ। कोई हिंट देंगे कहां जा रही है?
दो महाराष्ट्र के मंत्री इस मामले में फंस सकते हैं। ओके, अभी इतना ही। अभी इतना ही। तो कौन होंगे महाराष्ट्र के वो मंत्री, इस पर सस्पेंस बरकरार। लेकिन जैसा निवेश कह रहे हैं कि बड़ी मछली आज फंस सकती है, तो आज की रात भी बड़ी एक्शन भरी रहने वाली है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। और बार बार यही कहा जा रहा है कि क्या इस पूरी कार्रवाई के बाद महाराष्ट्र सरकार के दाग धुल गए। अपने दर्शकों से भी हमने यही सवाल पूछा था। आइए देखते हैं कि हमारे दर्शकों ने क्या कहा। सवाल सीधा था, क्या आज मुंबई कमिश्नर के तबादले के बाद महाराष्ट्र सरकार के दाग धुल जाएंगे? रिजल्ट क्या है ये आप देखिए आपके टीवी स्क्रीन पर। हां में जो जवाब आए हैं वो भी देख लीजिए। लगभग 14% के आसपास लोग कहते हैं हां दाग धुल गए, काफी है। लेकिन ज्यादातर लोग यानी कि 86% लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, दाग नहीं धुले, अभी और कार्रवाई होना बाकी है। तो कुल मिलाकर महाराष्ट्र की राजनीति में एक्शन चरम पर, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। देखते हैं ये पिक्चर किस तरह की आगे बनती हुई दिखाई देती है। अब बढ़ते हैं दूसरी कवर स्टोरी की तरफ। पश्चिम बंगाल की बात करते हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज टीएमसी का घोषणा पत्र जारी कर दिया। इसी का करते हैं 360 डिग्री एनालिसिस। ममता ने कहा कि उनकी पार्टी का घोषणा पत्र मां, माटी, मानुष के लिए है। घोषणा पत्र में गरीब, SC, ST पर फोकस रखा गया है। इसके अलावा गरीबों को घर घर राशन पहुंचाने का वादा किया गया है। इसके अलावा ममता ने कहा कि सरकार बेरोजगारी कम करने के लिए काम करेगी। 1 साल में 5 लाख जॉब के अवसर तैयार किए जाएंगे। इसके अलावा राज्य में 10 लाख MSME यूनिट्स लगाने का वादा भी ममता बनर्जी ने किया है। ममता ने बंगाल की जनता को रोजगार, कारोबार और बेहतर सुविधाएं देने का वादा भी किया है। तो ममता बनर्जी ने गिनाई है अपनी उपलब्धियां भी, लेकिन और क्या कुछ खास है घोषणा पत्र में, यह भी आपको दिखाते हैं। क्या ममता बनर्जी का यह घोषणा पत्र गेम चेंजर साबित होगा बंगाल की राजनीति में? यह देखना भी लाजमी होगा। फटाफट से दिखाते हैं आपको और क्या हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं ममता बनर्जी के टीएमसी के घोषणा पत्र में। तो देखिए क्या खास बातें हैं। किसानों के लिए सालाना मदद के लिए 6,000 से बढ़ाकर जो है 10,000 रुपए की मदद की जाएगी। हायर एजुकेशन में छात्रों को 10 लाख लिमिट वाला क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा। सामान्य श्रेणी के लिए 6,000 न्यूनतम सालाना आय की बात कही गई है, इसका वादा किया गया है। पिछड़े समुदाय के लिए 12,000 की न्यूनतम सालाना आय का वादा भी ममता बनर्जी ने किया है। बंगाल आवास योजना में 25 लाख घर बनाने की मदद की जाएगी, यह वादा किया गया है। पहाड़ी इलाकों में विकास के लिए पहाड़ विकास बोर्ड बनाए जाएंगे, यह वादा भी ममता बनर्जी ने किया है। और इसके अलावा डोर स्टेप डिलीवरी की शुरुआत होगी ममता बनर्जी के इस घोषणा पत्र के मुताबिक। तो कुल मिला के युवाओं को लेकर खासा फोकस, हर तबके को साधने की कोशिश की गई है। अब चलते हैं आज के हमारे खास मेहमान के पास और समझते हैं उनसे कि क्या ममता बनर्जी का यह घोषणा पत्र गेम चेंजर साबित होगा। लोकनाथ तिवारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि जाने माने पत्रकार हैं। लोकनाथ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या यह घोषणा पत्र गेम चेंजर साबित होगा सर? देखिए, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल को लेकर और बंगाली अस्मिता को लेकर सदा जागरूक रहती है। और इस घोषणा पत्र में तो उन्होंने अपने विकास की बातों को, जैसा कि वो सरकार में भी थी, तो सरकार में काम करते हुए उन्होंने इस घोषणा पत्र को उसी को कंटिन्यू किया है, जारी रखा है। उनकी जो योजनाएं थी उनको और भी बढ़ाया है। इसमें महिलाएं, युवा, आपके OBC, जनरल कास्ट के भी जो गरीब हैं उनको भी साधने की कोशिश की है। तो ममता बनर्जी जानती है राजनीति कैसे की जाती है, जानती है बंगाल में कैसे वोट हासिल किया जाता है। और एक तरह से कहा जाए कि ये बहुत लंबा चौड़ा घोषणा पत्र है। इसमें 10 पॉइंट जो मुख्य गिनाए जा रहे हैं वही काफी नहीं है। हर वर्ग को, हर क्षेत्र को उन्होंने इसमें शामिल किया है। और ममता बनर्जी एक राजनेता होने के नाते जननेता भी है, और ये सभी लोग बखूबी जानते हैं। और अकेली, आप देख रहे हैं कि अकेली वो इस मैदान में है, राजनीति के मैदान में। और सब कुछ मैनिफेस्टो से लेकर के अपनी चुनावी रणनीति हो, जनता के बीच जाने, किन मुद्दों को लेकर जाना है, वो सब बातें वो खुद ही तय करती हैं। तो एक तरह से कहा जाए कि हाँ, मैनिफेस्टो तो है ही, वो उनका एक चुनावी रणनीति का एक बहुत अहम हिस्सा। बहुत बहुत शुक्रिया।
लोकनाथ जी, इस तमाम जानकारी के लिए तो ममता का घोषणा पत्र क्या गेम चेंजर साबित होगा बंगाल की राजनीति में, इसका 360 डिग्री एनालिसिस हमने किया। और अब रुक करते हैं आज की तीसरी कवर स्टोरी का। क्या आप जानते हैं कि देश के कई राज्यों में कोरोना की वैक्सीन की बर्बादी हो रही है? जी हां, बताएंगे विस्तार से आगे, लेकिन उससे पहले बात पीएम और सीएम्स की बैठक की। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। बैठक में कोरोना रोकने के लिए प्रधानमंत्री ने एक बार फिर टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट पर जोर दिया। साथ ही उन्होंने वैक्सीनेशन बढ़ाने और वैक्सीन वेस्टेज कम करने को भी कहा। पीएम ने बताया कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और यूपी में वैक्सीन वेस्ट का आंकड़ा 10% तक पहुंच चुका है, जो चिंता बढ़ा रहा है। आज इसी खबर पर 360 डिग्री एनालिसिस करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि आज पीएम की मीटिंग में और क्या-क्या हुआ, प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों से क्या कहा। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यह बैठक हुई। पीएम मोदी ने कहा कि अगर सख्ती नहीं बरती गई तो कोरोना फिर चिंता बढ़ा सकता है। पीएम ने कहा कि कोरोना की उभरती सेकंड पीक को रोकना होगा और इसके लिए तेज और कड़े कदम उठाने होंगे। पीएम ने छोटे शहरों में कोरोना टेस्टिंग बढ़ाने और गांवों तक कोरोना न पहुंचे, इसके लिए भी कड़े कदम उठाने की बात कही। प्रधानमंत्री ने छोटे शहरों में रेफरल सिस्टम और एम्बुलेंस नेटवर्क पर विशेष ध्यान देने, हर संक्रमित के संपर्क में आने वालों को जल्द ट्रैक करने और आरटीपीसीआर टेस्ट रेट 70% से ऊपर रखने पर जोर दिया। मीटिंग में बताया कि करीब 70 जिले ऐसे हैं जहां पर 150% से ज्यादा रफ्तार से कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र में नए केस दोगुनी रफ्तार से बढ़ रहे हैं। आइए सुनते हैं क्या कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हमारे जितने सेंटर्स प्रोएक्टिव होंगे, मिशन मोड में काम करेंगे, वेस्टेज भी कम होगा, संख्या भी बढ़ेगी। एक मुद्दा है वैक्सीन की एक्सपायरी डेट। हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो पहले आया है उसका पहले उपयोग हो, जो बाद में आया है उसका बाद में उपयोग हो। अगर जो बाद में आया हुआ हम पहले उपयोग कर लेंगे तो फिर एक्सपायरी डेट और वेस्टेज की स्थिति बन जाएगी। तो वेस्टेज पर खास फोकस था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और उन राज्यों को एक तरह से हिदायत भी दी कि वेस्टेज रोकिए। लेकिन वेस्टेज कहां-कहां हो रहा है ये आपको बताते हैं, करते हैं 360 डिग्री एनालिसिस ग्राफिक्स के जरिए। कहां-कहां बर्बादी हो रही है? सबसे ऊपर है तेलंगाना, जहां पर 17% से ज्यादा वैक्सीन की बर्बादी हो रही है। फिर नंबर है आंध्र प्रदेश का, 11% से ज्यादा यहां पर वैक्सीनेशन की बर्बादी। उत्तर प्रदेश में लगभग 10% वैक्सीनेशन बर्बाद हो रही हैं। इसके अलावा कर्नाटक में 7% के आसपास वैक्सीनेशन की बर्बादी हो रही है। ये वो राज्य हैं जहां पर वैक्सीन की बर्बादी हो रही है। जम्मू कश्मीर का नंबर भी इसके बाद 6.5% से ज्यादा। राजस्थान की बात करें 5.5% से ज्यादा वैक्सीन बर्बाद हो रही हैं। असम में 5.5% वैक्सीन बर्बाद हो रही हैं और लद्दाख में 5.5% के आसपास। गुजरात का भी नंबर 5% से ज्यादा वैक्सीनेशन की बर्बादी हो रही है और इन्हीं राज्यों को खास तौर से प्रधानमंत्री ने हिदायत भी दी। पश्चिम बंगाल का नंबर लगभग 5% वैक्सीन बर्बाद हो रही हैं। तो देश में एक तरफ वैक्सीनेशन की ड्राइव चल रही है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जाए, इस पर कवायद हो रही है, और दूसरी तरफ वैक्सीन की बर्बादी चिंता का विषय तो है। लेकिन वैक्सीन बर्बाद क्यों होती है? अब आप सोचेंगे तो आपको बताते हैं कि वैक्सीन बर्बाद क्यों हो जाती है, वेस्टेज क्यों होता है। देखिए, एक शीशी खोलने के 4 घंटे तक इस्तेमाल अगर नहीं हुआ है उसका, तो वो बर्बाद हो जाती है। तो ये एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वैक्सीन का वेस्टेज होता है। वैक्सीनेशन के लिए सेंटर पर कम लोग पहुंचते हैं। एक शीशी में अगर 20 ml की है, 20 लोग नहीं पहुंचे तो उसे फिर उसी तरह से रखना पड़ता है, जिसकी वजह से वो बर्बाद हो जाती है। सीरिंज में भरने के दौरान ड्रॉपलेट्स भी गिर जाती हैं, लापरवाही हो जाती है, उसकी वजह से भी वैक्सीन का प्रॉब्लम बढ़ जाता है, वेस्टेज का। इसके अलावा रखरखाव में लापरवाही भी हो सकता है एक कारण। वो तो बहुत सारे कारण हैं वैक्सीनेशन की बर्बादी के। इसकी करेंगे 360 डिग्री एनालिसिस। जयेश लेले साहब हमारे साथ हैं, डॉक्टर लेले, जो कि महासचिव हैं आईएमए के। डॉक्टर लेले, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। कितनी चिंताजनक है वैक्सीनेशन की बर्बादी और इसे कैसे रोका जा सकता है सर? जैसे कि मैं मानता हूं कि वैक्सीन आज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और वैक्सीन हमारे साइंटिस्ट ने आज तैयार करके हमको जो दिया है उसका बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल होना चाहिए। अगर ये इस्तेमाल नहीं हो रहा है, जैसे कि जो वैक्सीन पहले आई है उसको इस्तेमाल नहीं किया गया, वैसे ही रखा गया, तो बर्बादी हो जाती है। और आज जैसे एक शीशी में जितने वैक्सीन लगते हैं उतने पूरे के पूरे वही पेशेंट को लगने चाहिए,
तो शुरू में ऐसे हुआ कि वैक्सीन सेंटर पे नहीं जा रहे थे, लेकिन अभी आज के तारीख में जितने भी प्राइवेट सेंटर खोल दिए गए हैं वो प्राइवेट सेंटर में काफ़ी अच्छी तरह से पेशेंट्स लोग पहुंच रहे हैं। तो बर्बादी रोकने का यही तरीका है कि मोर सेंटर ओपन करें और जास्ती टाइम उसको दे। जैसे आज 9 to 5 अगर देते हैं तो 1-1 घंटा शाम को बढ़ा सकते हैं, जिससे की तरह वो वैक्सीन वेस्टेज होने का कम हो जाएगा। दूसरा वैक्सीन तरह का रोकना है कि नर्सिस को अच्छी तरह से ट्रेनिंग दी चाहिए कि जैसे सिरिंज में भरने के टाइम पे कोई वेस्टेज ना हो और पूरी की पूरी वैक्सीन वो पेशेंट को दी जाएगी। ये 2 मेन चीज़ है। ट्रांसफर ऑफ वैक्सीन है होना चाहिए, अच्छी तरह से बर्फ़ में होना चाहिए, बर्फ़ में लेके जाना चाहिए, और जहाँ केसेस बढ़ रहे हैं वहाँ हमको वैक्सीन की अवेलेबिलिटी अच्छी तरह से करेंगे तो डेफिनेटली जो वेस्टेज है वो कम होते जाएगा, नजर में आ जाएगा। एक जगह मैं पढ़ रहा था कि जो साइज है शीशी का उसमें भी थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है। 20 ml के साइज है शीशी के, अगर उसे 10 ml कर दिया जाए तो ज्यादा वो एफिशिएंट होगी, क्या ऐसा है? ऐसा एफिशिएंसी में बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि वो भरने के टाइम पे भी थोड़ा सा वेस्टेज हो सकता है, लेकिन जैसे ही 20 सीसी में आधा सीसी वेस्टेज होगा तो 10 सीसी में आधा करके 2 जगह पे वेस्टेज हो जाएगा। लेकिन मल्टी डोज वायल इसी के लिए होता है क्योंकि वो ट्रांसफर इजीली हो सकता है और जास्ती लोग यूज कर सकते हैं। तो पेशेंट्स को वहां पहुंचना, सेंटर को ओपन करना, और अभी मैं जैसे मानता हूं कि काफी जगह पे वॉक इन दे दिया है। शुरू में बहुत गर्दी हो गई पहले 1 हफ्ते में, और वहां वो टाइम पे लोगों को नहीं पहुंच सके और शाम के टाइम पे उन लोग बंद कर देते। लेकिन अभी ऐसा नहीं हो रहा है, वो ओपन कर दिया है। 2 वॉक इन करके जहां भी वैक्सीन अवेलेबल है वो सेंटर जास्ती ओपन करके पेशेंट वॉक इन मतलब जाके रजिस्टर करके इमीडिएटली ले रहे हैं। तो इसमें चांसेस है कि कम से कम वेस्टेज हो सकेगा। ऑलराइट सर, आप हमारे साथ बने रहिए। एक और बड़ी खबर पर अब हम करेंगे 360 डिग्री एनालिसिस। बात वैक्सीन की ही होगी, लेकिन बच्चों के लिए। जी हां, वैक्सीन पर तो देश तेजी से आगे बढ़ ही रहा है। अब खबर यह है कि फिलहाल 45 साल से ऊपर के जो स्वस्थ लोग हैं उनका नंबर भी जल्द आने वाला है। लेकिन आप सोचते होंगे कि बच्चों का नंबर कब आएगा, क्या बच्चों के लिए कोई वैक्सीन बन रही है? तो आपको बता दें कि अब बच्चों की बारी आने वाली है। अमेरिका और कनाडा में इसके परीक्षण की शुरुआत भी हो चुकी है। खबर आपको बताते हैं। दरअसल मॉडर्ना ने अमेरिका और कनाडा में बच्चों पर वैक्सीन का ट्रायल शुरू कर दिया है। मॉडर्ना ने बताया है कि वो 6 महीने से 12 साल के उम्र के नीचे के जो बच्चे हैं कोविड वैक्सीन का ट्रायल उन पर किया जा रहा है। कंपनी के मुताबिक इसके लिए उसने अमेरिका और कनाडा से 6,750 स्वस्थ बच्चों को चुना है। इस स्टडी में शामिल हर बच्चे को 28 दिनों में 2 डोज दिए जाएंगे। स्टडीज के 2 हिस्से होंगे। पहले हिस्से में 2 साल और 12 साल से कम उम्र के बच्चों को 50 या 100 माइक्रोग्राम के 2 डोज दिए जाएंगे। वहीं 2 साल से कम उम्र के बच्चों को 25, 50 या 100 माइक्रोग्राम के 2 शॉट्स मिल सकते हैं। हर समूह में बच्चों को कम खुराक के डोज दिए जाएंगे और स्टडी में शामिल दूसरे बच्चों को ज्यादा खुराक देने से पहले रिएक्शन की निगरानी भी की जाएगी। मॉडर्ना इससे पहले 12 से 17 साल के बच्चों पर वैक्सीन का ट्रायल कर चुकी है। हालांकि अभी तक उसके नतीजे सामने नहीं आए हैं। सिर्फ अमेरिका और कनाडा ही नहीं, भारत में भी बच्चों पर वैक्सीन की ट्रायल की कोशिशें शुरू हो गई हैं। भारत में क्या कुछ तैयारी है, भारत में बच्चों की वैक्सीन कब तक आएगी, अब आपको इसका 360 डिग्री एनालिसिस करके बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए। तो पहले देखिए कि भारत में स्थिति क्या है और क्या तैयारी है। ग्राफिक्स के जरिए समझिए। देखिए, देश में बच्चों के लिए अभी वैक्सीन नहीं है। भारत बायोटेक परीक्षण की तैयारी में जरूर है। ऐसी खबरें हैं कि वो परीक्षण की तैयारी में है। वैक्सीनेशन का बच्चों पर परीक्षण वो करना चाहती है, लेकिन इसके लिए जरूरी जो परमिशंस वगैरह हैं उसका वो इंतजार कर रही है। 5 साल से ज्यादा उम्र वाले बच्चों पर परीक्षण की तैयारी की जा रही है भारत बायोटेक की ओर से। बच्चों पर तीसरे स्टेज का ट्रायल करने की योजना भी है, ताकि उसके परीक्षण जो हैं फिर उनका आकलन करके आगे बढ़ा जाए। भारत बायोटेक ने इस पर अपनी बात को आगे बढ़ाया है और वैक्सीन पर समिति की सहमति अभी नहीं मिली है। जब यह अनुमति मिलेगी उसके बाद भारत बायोटेक की बच्चों वाली वैक्सीन सामने आ सकती है। सीरम इंस्टीट्यूट क्या कर रहा है वो भी जरा देख लेते हैं। सीरम इंस्टीट्यूट बच्चों के लिए विकसित कर रहा है एक वैक्सीन, उसकी तैयारी चल रही है। किस तरह की तैयारी है ये भी देखिए। कंपनी का दावा है कि अक्टूबर तक
टीका तैयार कर लिया जाएगा। तो भारत बायोटेक अभी पीछे, सीरम कह रहा है कि अक्टूबर तक हम बना लेंगे। वैक्सीन बच्चों के जन्म के 1 महीने के भीतर लगेगी, यानी कि बिल्कुल जो इन्फेंट बेबीज हैं उनको भी ये वैक्सीन दी जा सकती है। कोरोना के लिए दवा भी विकसित करेंगे, वैक्सीन को ही आगे अगले चरण में इसको बतौर मेडिसिन के तौर पर दिया जाएगा। तो ये है सीरम इंस्टीट्यूट की तैयारी। डॉक्टर लेले साहब हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर लेले, भारत में बच्चों के लिए दोनों के अपडेट्स आपने देखे, कब तक आ जाएगी सर? मुझे लगता है कि कम से कम 3 से 4 महीने तक ये बच्चों के लिए वैक्सीन ओपन कर दिया जाएगा, क्योंकि ट्रायल्स पूरी होनी चाहिए। बच्चों को जहाँ से, जैसे आपने बताया, उनको डोज थोड़ा सा कम लगेगा और बच्चों की वैसे ही इम्यूनिटी थोड़ी सी अच्छी होती है, उनको कोमॉर्बिडिटीज बहुत ही कम होते हैं। इसके लिए बच्चों को आज के तारीख में वैक्सीन नहीं दी जा रही है। लेकिन हाँ, बराबर है, लेकिन बच्चे कैरियर हो सकते हैं, बच्चों को भी ये वैक्सीन लगना ज़रूरी है। तो ये जैसे पहले आपने देखा कि डॉक्टरों को दिया, फिर बाद में 60 के ऊपर के मरीजों को दिया और उसके बाद में 45 से 60 तक के दो दिया। तो उसके बाद में जो बीच का जो हेल्दी ग्रुप है, उसी के साथ में बच्चों को कम डोज में, कम मात्रा में ये ट्रायल ओपन कर दी जाएगी। क्योंकि बच्चों को जो वैक्सीन लगाने का है, बहुत ही उसको टेस्टिंग अच्छी तरह से होना चाहिए, स्पेशली फेज 3 ट्रायल्स, क्योंकि उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट आगे जाके हो सकता है। इसके लिए बहुत अच्छी तरह से खातिरदारी किए बगैर वैक्सीन नहीं दे सकते हैं। इसके लिए थोड़ा देर हो रहा है। मेरे हिसाब से 3 से 4 महीने के बाद में बच्चों को ये वैक्सीन ओपन कर दिया जाएगा। सर, ट्रायल कितने मुश्किल होते हैं बच्चों पर? बड़ों में तो हमने देखा कि वॉलंटियर सामने भी आते हैं और उन पर जो साइड इफेक्ट्स होते हैं उनको सहने की क्षमता भी उनमें होती है, लेकिन बच्चों पर ट्रायल करना और उसके साइड इफेक्ट्स, ये कितना चुनौतीपूर्ण होता है? बच्चों को ट्रायल करना बहुत ही चुनौतीपूर्ण होता है। नंबर 1 तो बच्चे कभी कभी पूरा उनको जो क्या तकलीफ हो रहे है वो बोल नहीं सकते, संभल नहीं सकते। तो उसके लिए बच्चों के से हिस्ट्री लेना, उनको क्या तकलीफ है, क्योंकि अगर समझो आप 5 साल से 15 साल के बच्चों के ऊपर टेस्टिंग कर रहे हैं तो उनको पहले कुछ एलर्जी है क्या नहीं, ये भी कभी कभी मालूम नहीं होता है, या उनको कुछ दूसरे इफेक्ट्स है, ये उनको कुछ WBC या कुछ ब्लड की खराबी है, ये भी पूरा अच्छी तरह से मालूम नहीं होता है। इसके लिए उनका एक चैलेंज, अलग टाइप का चैलेंज होता है, क्योंकि उनकी बॉडी जो है ये 12 साल के बाद में पूरी विकसित मानी जाती है। तो 5 से 12 साल के बच्चों को जब भी उनका डेवलपमेंट हो रहा है, उनके हॉर्मोन्स अलग टाइप के काम करते हैं और उनको जैसे ग्रोथ हार्मोन भी अलग टाइप से काम करते रहता है। तो इसके लिए उनके ऊपर टेस्टिंग और उनका साइड इफेक्ट्स चेक करना, ये अलग टाइप के ट्रायल है। इसके लिए वो थोड़ा सा देर हो रहा है इसके अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर लेले हमसे बातचीत करने के लिए और इन दोनों खबरों पर 360 डिग्री एनालिसिस के लिए। तो कुल मिलाकर 3 से 4 महीने में आ सकती है बच्चों की वैक्सीन। तो ये थी आज की हमारी कवर स्टोरीज का एनालिसिस। देख रहे हैं इंडिया 360 और अब बात बाजार की। बाजार में लगातार चौथे दिन गिरावट का सिलसिला जारी है। सेंसेक्स 560 अंक से ज्यादा टूटा और 50,000 के नीचे बंद हुआ। सेंसेक्स 49,800 के पार बंद हुआ। निफ्टी की बात करें तो इसमें भी भारी गिरावट देखने को मिली। निफ्टी 190 अंकों की गिरावट के साथ 14,750 के नीचे बंद हुआ। सेक्टर्स की बात करें तो बाजार में आज आईटी और एफएमसीजी को छोड़कर करीब करीब सभी सेक्टर्स में गिरावट दिखी। बैंक निफ्टी भी 650 पॉइंट गिरा और 34,500 के नीचे चला गया। और गिरावट के चौथे दिन बाजार में कौन कौन से सेक्टर रहे सबसे फीके, कहां दिखा एक्शन, ये बताने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी कुशल गुप्ता। कुशल, ओवर टू यू, बताइए आज का एक्शन। जी, तो आज भारतीय बाजारों में लगातार चौथे दिन हमें बिकवाली का दौर देखने को मिला। फेड के कमेंट्री के पहले जिस तरह से बाजारों में गिरावट देखने को मिली, उसमें सबसे ज़्यादा अगर आप देखेंगे जो लीड करते हुए नजर आए गिरावट के दौर में, वो थे ONGC, BPCL यानी कि ऑयल एंड गैस स्पेस, साथ ही अदानी पोर्ट्स, टाटा मोटर्स जैसे स्टॉक। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि केवल 1 या 2 स्टॉक्स निफ्टी में जो थे गेनिंग ग्राउंड्स करते हुए नजर आए, जिसमें ITC जो था वहाँ पर तेज़ी बनती हुई नजर आई। पर ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो सेक्टर स्पेसिफिक सबसे ज़्यादा गिरावट जो है PSU बैंक्स में नजर आई, जहां पर बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक जैसे स्टॉक्स 4 से 5% तक लुढ़के। साथ ही ऑयल एंड गैस स्पेस की जो मैं आपको बात बता रहा था, वहां पर MGL, गेल और साथ ही बाजार का जो दिग्गज है रिलायंस इंडस्ट्रीज, यहां पर भी बिकवाली करीब 2-2.5% की होती हुई नजर आई। रियल्टी स्पेस भी जो है अगर आप देखें तो ओवरऑल यहाँ पर भी गिरावट का रुझान बना, जिसमें DLF
देखिए 4-4.5% की इंट्राडे गिरावट इस स्टॉक में भी दर्ज होती हुई दिखी। और अंत में अगर आप मेटल स्पेस की भी बात करेंगे तो यहाँ पर जो साइक्लिकल्स हैं, जिसमें JSPL टॉप लूजर निकल कर आया, करीब 5-5.5% की इंट्राडे फॉल यहाँ पर भी दर्ज हुई। और नाल्को, कोल इंडिया जैसे शेयरों में भी हमें दबाव देखने को मिला। तो ओवरऑल जो बाजार की गिरावट है वो अभी भी जारी है। अब देखना होगा कि फेड की कमेंट्री के बाद भारतीय बाजार जो है कल किस तरह रिएक्ट करते हैं। फेड की कमेंट्री का सबको इंतजार। अब बात कर लेते हैं अमेरिकी बाजार की भी, देख लेते हैं वहां क्या ताजा हाल है। देखते हैं डाउ जोन्स और नैस्डैक में कैसा कारोबार चल रहा है। कल यूएस मार्केट बढ़त के साथ बंद हुए थे। आज अमेरिका में फेडरल रिजर्व की बैठक चल रही है, जैसा कि कुशल भी बता रहे थे, और इसके चलते अमेरिकी बाजारों में क्या हाल है फटाफट से देख लेते हैं। अमेरिकी बाजारों का हाल देखते हैं, डाउ और नैस्डैक में किस तरह का कारोबार शुरुआती दौर में चल रहा है। तो लाल निशान में कारोबार चलता हुआ अमेरिकी बाजारों का। डाउ जोन्स 22 अंक नीचे 32,804 पर कारोबार करता हुआ। नैस्डैक 1% से ज्यादा की गिरावट के साथ 152 अंकों की गिरावट के साथ 13,319 पर कारोबार करता हुआ। शुरुआती कारोबार फ्लैट। देखते हैं कि अमेरिकी बाजारों की ये जो अनिश्चितता है ये किस तरह से बनी रहती है, क्योंकि ये अनिश्चितता फेडरल रिजर्व की बैठक के तहत चल रही है। उसी के जरिए, उसी के वजह से ये अनिश्चितता का माहौल है। आप देखते हैं आगे किस तरह की चाल रहेगी। बहरहाल ये है अमेरिकी बाजारों की चाल। विकास सेठी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, MD सेठी फिनमार्ट के। सेठी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पिछले कुछ दिनों से ग्लोबल संकेत तो ठीक होते हैं सर, लेकिन फिर भी हम गिर जाते हैं। आज तो अमेरिका से भी ठंडे संकेत आ रहे हैं। ऐसे में हमारे बाजारों के लिए कल का दिन कैसा रहेगा सेठी साहब? नहीं, बिल्कुल दीपक, देखिए हम पिछले 5-7 दिनों से भारतीय बाजारों में रोज एक ही तरीके का ट्रेड देखते हैं कि बाजार पिछले कुछ दिनों में तो ऐसा हुआ कि बाजार खुलने में तो अच्छे खुले, बट उसके बाद बंद होते होते बाजार में एक अच्छी खासी गिरावट आ गई। आज भी एक गिरावट का दिन था, हालांकि इंटरनेशनल क्यूज भी थोड़े अभी नेगेटिव है, बट मुझे लगता है 5-7 दिन की ये जो गिरावट आई है उसका एक तो मेन कारण है, सबकी नजरें आजकल बॉन्ड यील्ड्स के ऊपर होती है। जब बॉन्ड यील्ड्स वहाँ पे बढ़ती है तो उसका एक असर पूरे इंटरनेशनल मार्केट्स में देखा जा रहा है, और उसका ही असर भारत में जो FIIs की बिकवाली भी रहती है तो उसके कारण से हम देखते हैं भारत में भी होता है। और दूसरा, जो कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के कारण जो चिंताएं बनी हुई है, जिस तरह से महाराष्ट्र में भी लॉकडाउन को थोड़ा स्ट्रिंजेंट किया जा रहा है, मुझे लगता है बाजार में थोड़ा प्रेशर है, बट आई थिंक वी आर समवेयर नियर द बॉटम। मुझे लगता है ये कल की जो शुरुआती गिरावट है वो एक अच्छा मौका रहेगा खरीदारी करने का, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग अ sharp recovery from these levels. Like I am expecting कि मार्केट हो सकता है 14,000, 650 तक के लेवल्स दिखा देवे, बट दैट शुड बी इट। और वहां से एक अच्छी खासी रिकवरी वापस से बाजार में आनी चाहिए। सर, यूएस फेड की कमेंट्री से क्या उम्मीद है आपको? नहीं, यूएस फेड से कुछ भी मुझे लगता है एक नॉन इवेंट रहना चाहिए। वहां से हम आज फेड की मीटिंग का आउटकम आएगा, बट उसका कोई ज्यादा असर बाजारों पे नहीं रहेगा। बट अच्छा रहेगा कि एक बार इवेंट आउट ऑफ द वे होने के बाद अनसर्टेनिटी खत्म हो जाएगी एंड मार्केट विल टेक इट्स ओन कोर्स। बिल्कुल सर, और आप कह रहे हैं कि गिरते माहौल में मौके भी बनते हैं, तो कल किसी खास सेक्टर पर आपकी नजर जहां मौके हों? देखिए, आज के खर बाजार में भी हमने देखा FMCG और IT, इन दोनों स्टॉक्स में अच्छी खासी खरीदारी हुई है। बट मुझे लगता है ये दोनों सेक्टर पे तो ध्यान रखना ही है, और इसके अलावा जो सीमेंट का सेक्टर है, मेटल का सेक्टर है, जब बाजार रिकवर होंगे तो इन दोनों सेक्टर में वापस से अच्छी रिकवरी आनी चाहिए। तो इन दोनों सेक्टर पे एक अच्छी नजर रखनी चाहिए, और जो स्टॉक्स जो कि अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स है, इनमें अच्छा खासा करेक्शन पिछले कुछ दिनों में आया है, तो उस करेक्शन का फायदा उठाते हुए वहां पे खरीदारी करने की सलाह रहेगी। जो मजबूत स्टॉक्स जिनमें आया है करेक्शन, वहां पर खरीदारी की सलाह। विकास सेठी जी की बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमारे दर्शकों के लिए कल की तैयारी कराने के लिए। चलिए अब बात करते हैं सोने चांदी की। हाजिर भाव में सोने चांदी का क्या हाल रहा ये भी आपको बताते हैं, और साथ ही साथ MCX पर किस तरह की चाल है ये भी आपको बताएंगे। तो पहले हाजिर भाव की बात। इस सोना हाजिर भाव में 44,960 के स्तर पर बना हुआ है। कल के मुकाबले सोने में फिलहाल हल्की बढ़त नजर आ रही है। और अगर बात करें चांदी की, तो हाजिर भाव में चांदी गिरा हुआ है। फिलहाल चांदी 67,600 के स्तर पर बना हुआ है। कल के मुकाबले चांदी में करीब 600 रुपए की गिरावट। और अब देख लेते हैं MCX पर सोने चांदी की चाल किस तरह की है। तो ये है MCX पर सोने चांदी की चाल। 57 रुपए की मजबूती के साथ MCX पर गोल्ड कारोबार करता हुआ 44,870 के स्तर पर। चांदी की अगर बात करें 271 की बढ़त
67,190 के स्तर पर चांदी फिलहाल कारोबार करती हुई लगभग 0.5% ऊपर, एमसीएक्स गोल्ड मामूली बढ़त के साथ। और इसी के साथ जरा क्रूड पर भी नजर डाल लेते हैं कि क्रूड की चाल हाल क्या है इस वक्त। एक नजर क्रूड पर। तो कच्चे तेल में किस तरह का कारोबार इस तरह चल रहा है, तो लगभग 1.5% की गिरावट के साथ $67 के आसपास, $67 के आसपास ब्रेंट क्रूड का भाव आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो यह है कच्चे तेल की चाल। और अब नजर डालते हैं कुछ और अहम खबरों पर जो बाजार से जुड़ी हुई हैं। एनएसई टेक्निकल ग्लिच से सबक लेते हुए सेबी एक्सचेंजेस और क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस को ज्यादा कारगर बनाने की तैयारी में है। इसके लिए सेबी ने सख्त रुख अपनाया है। अब एक्सचेंजेस को रिकवरी साइट पर शिफ्टिंग की तैयारी रखनी होगी। सूत्रों के मुताबिक एनएसई घटना के बाद सिस्टम चुस्त रखने पर सेबी ने प्लान तैयार कर लिया है। सूत्रों के मुताबिक कभी भी 1 घंटे में डीआर यानी डिजास्टर रिकवरी साइट पर शिफ्टिंग के लिए कहा जाएगा। डीआर एक ऑल्टरनेटिव साइट होगी जिससे ट्रेडिंग होगी। इसके लिए बाकायदा ड्रिल भी की जाएगी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ ने अपने सदस्यों के लिए एक नई सेवा शुरू की है। अब आप व्हाट्सएप के जरिए ईपीएफओ तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। ईपीएफओ ने व्हाट्सएप हेल्पलाइन सेवा शुरू की है। इस हेल्पलाइन के जरिए आप पीएफ खाते से जुड़ी हुई दिक्कतों को समाधान पा सकते हैं। हर क्षेत्र के मुताबिक अलग अलग व्हाट्सएप नंबर जारी किए गए हैं। ये सारे नंबर आपको ईपीएफओ की वेबसाइट पर मिल जाएंगे। वेबसाइट पर व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर्स की पूरी लिस्ट दी गई है। और अब बात कर लेते हैं कुछ इंटरनेशनल खबरों की। सबसे पहले बात श्रीलंका की। श्रीलंका ने बुर्के पर प्रतिबंध लगाने के मामले में यू टर्न ले लिया है। मुस्लिम देशों के विरोध को देखते हुए सरकार इस मुद्दे पर आगे बढ़ने के मूड में नहीं है। श्रीलंका का कहना है कि बुर्के पर प्रतिबंध का महज प्रस्ताव रखा गया था और इस विषय में कोई जल्दबाजी नहीं की जाएगी। आपको बता दें कि श्रीलंका के पब्लिक सिक्योरिटी मिनिस्टर शरत वीरसेकेरा ने शनिवार को कहा था कि बुर्के पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। अब विदेश मंत्रालय का कहना है कि इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया है और यह महज एक प्रस्ताव था। अमेरिका के अटलांटा शहर के 3 मसाज पार्लर में हुई गोलीबारी में 8 लोगों की मौत हो गई। इनमें कई एशियाई महिलाएं भी शामिल हैं। अधिकारियों के मुताबिक इस घटना के बाद जॉर्जिया में 21 साल के एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है। अधिकारियों ने बताया कि गोलीबारी से कुछ मिनट पहले एक संदिग्ध को सीसीटीवी फुटेज में देखा गया था। एक अधिकारी ने बताया कि वुडस्टॉक के रहने वाले रॉबर्ट आरोन लॉन्ग को हिरासत में लिया गया है। और इंटरनेशनल के बाद अब बात करते हैं खेल जगत की। देखते हैं स्पोर्ट्स 360 में क्या है खास। तो इंडिया इंग्लैंड सीरीज तीसरे टी20 में 8 विकेट से हार के बावजूद भारत के लिए एक अच्छी खबर है। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने आईसीसी टी20 बल्लेबाजी रैंकिंग में टॉप 5 में वापसी कर ली है। विराट ने इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में 73 और तीसरे मैच में 77 रनों की पारी खेली थी और इसके साथ ही 774 अंकों के साथ वो 5वें स्थान पर पहुंच गए हैं इंटरनेशनल रैंकिंग्स में। इंग्लैंड के डेविड मलान 894 अंकों के साथ पहले स्थान पर हैं। पिछली 4 टी20 इंटरनेशनल पारियों में सिर्फ 1 रन बनाने वाले लोकेश राहुल अब भी रैंकिंग में विराट कोहली से आगे हैं। जी हां, राहुल 771 अंकों के साथ चौथे स्थान पर हैं। टीम इंडिया के ओपनर प्लेयर लोकेश राहुल का टी20 में खराब फॉर्म जारी है। पिछले 4 मैचों में जैसा हमने आपको बताया कि उन्होंने सिर्फ 1 रन बनाए, 3 बार तो 0 पर आउट हुए। इसके बावजूद भारतीय कप्तान विराट कोहली ने उनका सपोर्ट किया है। कोहली ने उन्हें चैंपियन प्लेयर बताते हुए कहा कि वे रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग करते रहेंगे। आपको बता दें कि मौजूदा सीरीज से पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी टी20 में भी राहुल 0 पर आउट हो गए थे। ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप में कोरोना जांच में घपले को लेकर विवाद हुआ था और पहले टेस्ट में भारत के 3 खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव मिले थे। इसके बाद भारतीय टीम ने इसका विरोध किया था। बीडब्ल्यूएफ ने दोबारा जांच की तो तीनों खिलाड़ी नेगेटिव मिले। अब उन्हें खेलने की इजाजत दे दी गई है। इनमें एचएस प्रणय, समीर वर्मा, प्रणय जेरी चोपड़ा और एक स्टाफ भी शामिल है। साइना नेहवाल और परुपल्ली कश्यप ने भी टूर्नामेंट को लेकर व्यवस्थाओं पर सवाल उठाए थे।
साउथ अफ्रीका ने लखनऊ के एकाना स्टेडियम में खेले गए 5वें वनडे में भारत को 5 विकेट से हरा दिया है। इस जीत के साथ ही साउथ अफ्रीका ने सीरीज भी 4-1 से जीत ली है। भारतीय टीम करीब 16 महीने बाद इंटरनेशनल वनडे सीरीज खेल रही थी। टीम ने पिछली बार नवंबर 2019 में वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज खेली थी। कप्तान मिताली राज ने 104 गेंदों पर 8 चौकों और 1 छक्के की मदद से नाबाद 79 रनों की पारी खेली थी। मैनचेस्टर सिटी और रियल मैड्रिड की टीम यूएफए चैंपियंस लीग के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। मैनचेस्टर सिटी ने प्री क्वार्टर फाइनल के दूसरे लेग में बोरुसिया को 2-0 से हरा दिया। एग्रीगेट में 4-0 के स्कोर पर टीम अंतिम 8वें जगह बनाने में कामयाब रही। वहीं स्पेनिश क्लब रियल मैड्रिड भी अटलांटा को हराकर क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। वे आखिरी 3 सीजन में पहली बार क्वार्टर फाइनल में पहुंची। और स्पोर्ट्स के बाद अब बारी एंटरटेनमेंट की। जॉन अब्राहम की अपकमिंग फिल्म सत्यमेव जयते 2 की नई रिलीज डेट की अनाउंसमेंट कर दी गई है। अब यह फिल्म 13 मई यानी ईद के मौके पर ही रिलीज की जाएगी। पहले इसकी रिलीज डेट ईद के एक दिन बाद यानी 14 मई को तय की गई थी। रिलीज डेट बदलने की जानकारी जॉन अब्राहम ने खुद सोशल मीडिया पर सत्यमेव जयते 2 का एक नया पोस्टर शेयर करके दी। साथ ही उन्होंने फिल्म में अपना डबल रोल होने का खुलासा भी किया। सत्यमेव जयते 2 की नई रिलीज डेट सामने आने पर यह साफ हो गया है कि जॉन अब्राहम ने अब सीधे तौर पर सलमान खान से टक्कर ले ली है, क्योंकि सलमान खान की अपकमिंग फिल्म राधे योर मोस्ट वांटेड भाई भी ईद पर ही रिलीज होगी। आमिर खान ने हाल ही में अपना सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट कर दिया। एक पोस्ट लिखकर आमिर ने इसकी जानकारी दी थी, जिसके बाद कई तरह के कयास लगाए जाने लगे। अब जब वो मीडिया के सामने आए तो इस सवाल का जवाब उन्होंने खुद दिया। एक फिल्म स्क्रीनिंग में जब आमिर से इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि कोई थ्योरीज मत लगाइए, मैं अपनी धुन में रहता हूं। सोशल मीडिया पे कहां एक्टिव रहा हूं। मैं पहले भी अपनी बातों के लिए सोशल मीडिया की बजाय सीधा मीडिया तक पहुंचूंगा। इससे पहले मीडिया बिरादरी को खुश रहे। ओटीटी प्लेटफॉर्म की दुनिया में जाना पहचाना नाम अमेजॉन अब फिल्म निर्माण में कूद पड़ा है। अक्षय कुमार की फिल्म राम सेतु अमेजॉन की प्रोडक्शन की पहली फिल्म होगी। इस फिल्म को डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी के साथ अमेजॉन स्टूडियो बनाएगा। फिल्म का मुहूर्त 18 मार्च को अयोध्या में रखा गया है, जिसमें अक्षय कुमार शामिल होंगे। आपको बता दें कि डॉक्टर प्रकाश चंद्र द्विवेदी के साथ ही अक्षय ऐतिहासिक फिल्म पृथ्वीराज बना रहे हैं, जिसमें उनके साथ मिस वर्ल्ड मानुषी छिल्लर नजर आएंगी। दीपिका पादुकोण एक बार फिर रणवीर सिंह के साथ बड़े पर्दे पर दिखाई देंगी। रोहित शेट्टी की फिल्म सर्कस में एक स्पेशल डांस नंबर करती नजर आएंगी दीपिका पादुकोण। जी हां, बता दें कि दोनों ही एक्टर कबीर खान की फिल्म 83 में भी साथ नजर आने वाले हैं। इस फिल्म में दीपिका पादुकोण कपिल देव बने रणवीर सिंह की पत्नी रोमी देव की भूमिका निभाती नजर आएंगी। खबरों की माने तो दीपिका ने इस गाने की शूटिंग भी हाल ही में पूरी की है। पॉपुलर अमेरिकन सिंगर डेमी लोवाटो ने खुलासा किया है कि वो अपने टीन एज में जिंदगी के सबसे बुरे हादसे से गुजर चुकी हैं। डेमी ने अपने इन राज पर से पर्दा उठाते हुए उनकी जिंदगी पर बेस्ड डॉक्यूमेंट्री में नजर आने वाली है। बताया जा रहा है कि इस फिल्म में डेमी ने साल 2008 जुलाई में उस रात की घटना के बारे में बताया है जब उन्हें ऐसा लगा था कि अब वो खत्म हो गई है। डेमी कहती हैं, जब मुझे होश आया मेरे बदन पर कपड़े नहीं थे, उसने मेरा फायदा उठाया, मेरी आंखें अस्पताल में खुली। बता दें कि डेमी प्रियंका चोपड़ा के पति निक जोनस की दोस्त भी हैं। और अब खबर आपके काम की। अगर आपको लगता है कि आपके मोबाइल फोन तक हैकर्स नहीं पहुंच सकते हैं तो थोड़ा अपनी जानकारी को दुरुस्त कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है आप गलत हों। जी हां, आपके फोन तक पहुंचने का हैकर्स ने एक नया तरीका इजाद किया है। गनीमत यह है कि अभी अमेरिका में यह मामला आया है, भारत में ऐसा मामला नहीं है, लेकिन अगर ऐसा मामला आया तो आपकी परेशानी बढ़ सकती है। क्या है यह मामला, ये भी आपको दिखाते हैं, और कैसे आपको रहना है तैयार ये भी आपको दिखाते हैं। ओटीपी से जुड़ा यह मसला, आपका ओटीपी कैसे हैकर्स तक पहुंच सकता है, इस खुलासे को देखिए और सतर्क भी होइए। क्या आपने कभी सोचा है कि आप एटीएम से पैसे निकालने गए, लेकिन पैसे निकालने के बाद भी आपको ट्रांजैक्शन मैसेज नहीं आया? आमतौर पर आप और हम इसे नेटवर्क की दिक्कत मानकर ये कहते हुए इग्नोर कर देते हैं कि अभी नहीं तो थोड़ी देर बाद आ ही जाएगा। अगर ऐसा कभी कभार हो रहा है तो ज्यादा घबराने की बात नहीं है, लेकिन अगर
आपके पास किसी ट्रांजैक्शन या ऑर्डर का ओटीपी नहीं आ रहा है और न ही कोई दूसरा एसएमएस, तो मामला परेशान करने वाला है, क्योंकि हो सकता है कि आप हैकिंग का शिकार हो गए हों और आपको पता भी न चला हो। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हैकर्स आपके फोन में सेंधमारी करने के लिए एसएमएस रीडायरेक्ट का सहारा ले रहे हैं। इसका मतलब ये कि आपके एसएमएस अब किसी और के फोन पर रिसीव होंगे। हैकर्स आपके फोन पर आने वाले एसएमएस को अपने फोन पर रीडायरेक्ट कर लेते हैं, जिससे आपके फोन पर आने वाले ओटीपी और दूसरे एसएमएस हैकर तक पहुंच जाते हैं। इतना ही नहीं, आपके बैंकिंग ट्रांजैक्शन के मैसेज भी आपकी बजाय हैकर को मिलते हैं। और सबसे परेशान करने वाली बात ये कि इन सब चीजों का आपको पता भी नहीं चलेगा। आप बस ये सोचते रह जाएंगे कि नेटवर्क की दिक्कतों की वजह से आपको एसएमएस नहीं मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात ये कि हैकर सिर्फ $16 यानी करीब 1200 रुपए में एसएमएस रीडायरेक्ट सर्विस का इस्तेमाल कर पा रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि इसमें टेलीकॉम कंपनियों की बड़ी लापरवाही है, क्योंकि ज्यादातर मामलों में कंपनियां एसएमएस रीडायरेक्ट करने से पहले ग्राहक की मंजूरी लेने की जहमत भी नहीं उठाती हैं और इस लापरवाही का खामियाजा आपको कई तरह से भुगतना पड़ सकता है। एसएमएस रीडायरेक्ट होने से हैकर आपके खातों के पासवर्ड बदल सकता है। इतना ही नहीं, हैकर्स आपके व्हाट्सएप को भी आपके फोन में लॉगिन कर सकता है। व्हाट्सएप पर लॉगिन के बाद हैकर आपके सारे व्हाट्सएप मैसेज पढ़ सकता है और अगर वो चाहे तो आपको अकाउंट लौटाने के लिए पैसे की मांग और ब्लैकमेलिंग भी कर सकता है। भारतीय उपभोक्ताओं के लिए राहत की बात यह है कि एसएमएस रीडायरेक्शन का यह मामला फिलहाल अमेरिका में सामने आया है। हालांकि भारत में हाल में एसएमएस और ओटीपी में आ रही दिक्कतों के बाद हर किसी को सावधान होने की जरूरत है। फोन पर आने वाले किसी भी तरह के मैसेज को लेकर आप सतर्क रहें। अगर आपको एसएमएस सर्विस का लिंक फोन पर आया है तो उस पर क्लिक न करें। मेल और दूसरी चीजों के लिए 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को लागू करें। आप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के लिए गूगल ऑथेंटिकेटर जैसी भरोसेमंद सर्विस की मदद ले सकते हैं। अच्छा होगा कि आप बैंक ओटीपी के लिए फोन नंबर की जगह ईमेल आईडी को रजिस्टर करें। ओटीपी आने में देरी या ओटीपी रिसीव नहीं हो रहा है तो तुरंत टेलीकॉम कंपनी से संपर्क करें। अमेरिका में हुई इस घटना से साफ है कि हैकर्स तू डाल डाल में पात वाली कहावत को सिद्ध कर रहे हैं, लेकिन आप सिर्फ थोड़ा सा सतर्क और जागरूक रहकर इस तरह की किसी भी घटना से बच सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें और #ZIndia360 यह है हमारा हैशटैग। आपके मन में कोई विचार है, कोई बात है जो हमसे कहना चाहते हैं, कोई सुझाव है या कोई खबर है जो आप हमें देना चाहते हैं, स्वागत है आपका। प्यार बरसाते रहें, देखते रहें जी बिजनेस। नमस्कार।